कुछ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आता है। ऑर्गेनिक भी जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा, ठीक है। अभी तो हम देखते हैं कि बॉन्ड एंगल निकालना, ठीक है, कि भाई किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है, ये सारी बात अभी हम करेंगे। तो आई होप कि आप लास्ट क्लास आपको याद होगी, जहाँ पर मैंने आपको टेबल बनवाई थी, सारे एंगल्स के बारे में बताया था कि कहाँ पर कितना एंगल होगा, कि इतने बॉन्ड बना रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन है तो ये उसका एंगल रहेगा। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, ठीक है। चलो, तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं तो कि जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। जो आपका सेंट्रल एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके कैसे रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। जो उसके आसपास के जो एटम हो हैं, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो उससे कैसा रहेगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। और बाकी फिर बॉन्ड एंगल हमने कैसे देखे थे, अकॉर्डिंग टू VSEPR, ठीक है। ये सारी बात हम इतनी कर चुके थे। आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है, एक है आपके पास वाटर, ठीक है, एक क्या है वाटर और दूसरा है आपका H2S। अगर आप देखेंगे तो दोनों के पास दो दो लोन पेयर है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई मुझे बॉन्ड एंगल निकाल के बताइए कि कितना बॉन्ड, मतलब कितना नहीं पूछा जाएगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये X बना रहा है, ये Y बना रहा है, तो मुझे बताइए क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। वाटर एंड H2S में which have more bond angle। तो अब देखो जरा ध्यान से, अगर तुम दोनों की ज्योमेट्री की बात करो, दोनों की अगर ज्योमेट्री की बात की जाएगी तो दोनों की ज्योमेट्री कैसी है, सेम है, ठीक है। ये भी बेंड शेप है, ये भी बेंड शेप है, दोनों में दो दो लोन पेयर है। इतनी चीज तो कैसी है, दोनों में सिमिलर है। लेकिन अब मुझे पता करना है दोनों के बीच का जो एंगल है वो किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो देखो VSEPR के अकॉर्डिंग तो अब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। तो अब हम किस पे जाएंगे, अब हम इन वाले फैक्टर्स के ऊपर जाएंगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, है ना। कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है आपका, सेंट्रल एटम है, ठीक है। यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा है, कौन है, सल्फर ही ज्यादा है। अब बताओ भाई किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का या सल्फर का। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, हमने क्या देखा भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देख लिया कि भाई इन दोनों में से ये जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा पार्शियल नेगेटिव शो करेगा, ये ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव शो करेगा। यहाँ पर भी ये पार्शियल नेगेटिव शो कर रहा है, यहाँ पर भी। अरे यार ये फैक्टर भी आपका सेम है। अब हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में देखेंगे। तो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या एक सेंट्रल एटम है, तो जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए X इज ग्रेटर देन Y, यानी कि बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन बॉन्ड एंगल ऑफ H2S, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आपको दो तीन बातें इसमें समझ में आई होंगी कि अगर हमें क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने हैं। पहले VSEPR के अकॉर्डिंग देखा, दोनों सिमिलर थे। फिर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा कि भाई सेंट्रल एटम की ज़्यादा है या सराउंडिंग एटम की ज़्यादा है, तो भी हमें मिला कि दोनों सेंट्रल एटम की ही ज़्यादा है।
तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में देखेंगे, ठीक है। तो उससे हमें आंसर मिल गया। तो आप रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन देन द सल्फर। आओ एक और क्वेश्चन देख। एक है आपका CH4, दूसरा है आपका CF4, ठीक है। CH4 और CF4 में बताओ, ये वाला एंगल आपको निकालना है। बताइए भाई किसका ज्यादा होगा, क्यों? नहीं, अब सुनो एक बात। सबसे पहले आप किसके अकॉर्डिंग देखोगे, अकॉर्डिंग टू VSEPR। तो अब अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वहां पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, वो कैसा शो कर रहा है, एक अच्छा टेट्राहेड्रल की तरह बेचारा बिहेव कर रहा है। और टेट्राहेड्रल के केस में हमने क्या देखा था, कितना बॉन्ड एंगल होता है, 109.5 डिग्री। इसका मतलब ये जो CH4 है और जो CF4 है, दोनों का बॉन्ड एंगल कैसा होगा, सेम होगा। कितना होगा, 109.5। क्यों नहीं चेंज आया, चेंज इसलिए नहीं आया, हमने इन फैक्टर्स को इसलिए नहीं देखा क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था। और सारे जो लगे हुए हैं एडजेसेंट पर, हाइड्रोजन या फ्लोरीन, सारे कैसे सिमिलर हैं। मतलब जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। जब सराउंडिंग एटम आपका सेम हो, कोई भी लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप किसके ऊपर जाएंगे, VSEPR के ऊपर जाएंगे और वहां से बॉन्ड एंगल को आप देखेंगे। और देखते हैं, चलो बताइए, CH4 एंड BF3, बताइए इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, BF3 का ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, ये से ये भाई, दोनों पेयर तो दोनों में नहीं है बेटा। रीजन ये है कि भाई VSEPR के देखें तो ये क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल बना रहा है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल निकल कर आता है वो 109.5 आता है। ये क्या है, BF3 है, जो कि क्या बनाता है, ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री बना रहा था, जिसका बॉन्ड एंगल कितना आया था, 120 डिग्री। पढ़ा था ना हमने। तो भाई 120 तो वैसे ही ज्यादा है ना, इसीलिए आपका जो Y है वो कैसा है, ज्यादा है। ये sp2 स्ट्रक्चर बना रहा था, ये sp3 स्ट्रक्चर बना रहा था। sp3 स्ट्रक्चर में हमने देखा था इतना बॉन्ड एंगल है, BF3 के केस में 120 बॉन्ड एंगल है। इस एक और देखते हैं, बताइए इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, बताओ, X का या Y का। आप बोल रहे हैं Y का ज्यादा होगा X से, क्यों? अरे मैंने तुमको क्या बोला, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी तुमको नहीं देखनी है। कब नहीं देखनी है, जब वहां पर लोन पेयर ना हो। जब लोन पेयर आएगा तब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखोगे। एक ये वाली बात कॉर्नर में डाल लो, अपने कॉपी में लिख लो कि जब लोन पेयर आएगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस हम देखेंगे। अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिख रहा है, ये देखो भाई, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। इसका मतलब दोनों ही कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट द डिफरेंस इज, ये जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे तो इन चारों को ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो चारों कैसे हैं, ये आइडेंटिकल है। कैसे है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब एक नाम होता है रेगुलर या फिर परफेक्ट, जिसको बोला जाता है। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन
करेगा। क्या करेगा? रेगुलर टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 फ्लोरीन है, तो ये क्या शो करेगा? इरेगुलर। क्या शो करेगा? इरेगुलर टेट्राहेड्रल। ठीक है, एक बात तो ये हुई। तो इस केस में आपको जब निकालना होगा बॉन्ड एंगल, तो आप क्या देखोगे? आप डिफरेंस देखना। कैसे आप डिफरेंस देखोगे? इस तरीके से कि भाई कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, और फ्लोरीन कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है उसका। तो जरा मुझे इन तीनों के केस में देखकर बताओ किसमें कम रिपल्शन होगा। किस केस में कम रिपल्शन होगा? देखो मैं बता देती हूँ। इन दोनों की बात की जाएगी। कार्बन और हाइड्रोजन के केस में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। ठीक है, अब सुनो, इस केस में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होगा, लेकिन फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे होगा। इस केस में क्या होगा? यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन है और ये अपना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यानी क्या हुआ? ये फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इस केस के अंदर लेस रिपल्शन होगा ना। वो अपना लेके जा रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। सुनो, वो अपना लेके जा रहा है, वो अपना लेके जा रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम देखेंगे तो लेस रिपल्शन का केस हमें मिलेगा। यहाँ पर हमें मोर रिपल्शन का केस मिलेगा, यानी कि अगर मैं इनको ए बी सी के फॉर्म में डाल दूं, सबसे ज्यादा रिपल्शन मुझे कहाँ मिलेगा? ए के केस में, देन बी, देन सी। इसका मतलब जब यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, तो रिपल्शन ज्यादा होता है तो बीएसईपीआर क्या बोलता है कि उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पर डाल दो। इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड एंगल उतना बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो x है वो आपका ज्यादा होगा y से। रीजन क्या आएगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ more repulsion between the carbon hydrogen bond, the bond angle of CH4 is greater than CH2F2। बात समझ में आई जो हम निकालना चाह रहे थे? कोशिश करना जब तक निकालने की। NH3 और NH4 प्लस के बीच में बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो बताइए जरा, NH3 और NH4 प्लस के बीच में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? बोलो भाई। अरे भाई सीधा सीधा सा है ना। अमोनिया ऐसा स्ट्रक्चर बनता था ना, पिरामिड वाला, बनता था कि नहीं बनता था? और NH4 क्या शो करेगा भाई? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेगा ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ।
ठीक है, sp3 तो वो भी है, पर ये कैसा शो करेगा, टेट्राहेड्रल शो करेगा। मैंने आपको बताया भी था कि जो NH4 है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, बट आफ्टर द बॉन्डिंग हम उसको इक्वल ही मानते हैं। ठीक है, तो भाई इन दोनों में तो साफ साफ पता लग रहा है, इस लोन पेयर के चक्कर में क्या होगा, ये नीचे की तरफ बैंड होंगे, और जैसे ही नीचे की तरफ बैंड होंगे इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जो NH4 प्लस है वो तो आपका वही रेगुलर टेट्राहेड्रन जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि 109.5 डिग्री इसका रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, NH4 प्लस का ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर होने के कारण वो क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, नीचे की तरफ कर देगा, रिपल्शन कम करने के लिए। तो जैसे ही ये बॉन्ड नीचे की तरफ आएंगे इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसका कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं, करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको बॉन्ड एंगल का। NH4 प्लस इज ग्रेटर देन PF4 प्लस, सेकेंड है PH4 प्लस इज ग्रेटर देन PF4 प्लस, थर्ड है I3 माइनस इज ग्रेटर देन I3 प्लस, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो चलो बनाते हैं, H H H S, ये आपका NH4 प्लस हो गया, और ये आपका क्या है, PF4 प्लस। चारों कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सराउंडिंग एटम्स दोनों के केस में कैसे हैं, आइडेंटिकल है, मतलब कि इन दोनों का जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। कराया था ना अभी ये वाला क्वेश्चन, जब सेम हो तो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, PH4, यहाँ पर क्या है, PF4। अब बताओ जरा क्या होगा बॉन्ड एंगल, बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो, कैसा रहेगा, सारे कैसे हैं, आइडेंटिकल है ना, तो आइडेंटिकल के केस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल रहेगा। I3 माइनस, मैंने आपका स्ट्रक्चर बनवाया था I3 माइनस का, फटाफट से मुझे I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, और मुझे बताओ कि उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, निकालो पहले I3 माइनस का, फिर हम बात करेंगे I3 प्लस की। पहले इसका बताइए, आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, एक माइनस लगा मतलब कितने हुए, 8, कितने हुए, 8 हुए। अब वो कितने बना रहा है, 2 और बना रहा है, बाकी के 6 जो है वो किस में चले जाएंगे, लोन पेयर में, मतलब कि वहां पर कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 3 लोन पेयर आ जाएंगे। तो 3, 4 और 5, वैसे भी उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, VSPR में निकलवाया था मैंने आपसे sp3d। ठीक है, और एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपके 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं, ये वाली कंडीशन है। आई बात समझ में, तो अब देखो भाई, तुमको यहाँ तो साफ साफ दिख रहा होगा बॉन्ड एंगल कितना है, ज्योमेट्री कैसी बना रहा है, लीनियर, कैसी ज्योमेट्री है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। I3 प्लस, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बहुत बढ़िया, क्या हाइब्रिडेशन आएगा, sp3, उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, स्ट्रक्चरल टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, बट यहाँ पर तो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस वजह से क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे भाई 2 तो बॉन्ड पेयर है, अब 2 कहाँ जाएंगे, लोन पेयर के केस में। ऐसे स्ट्रक्चर का हम क्या बोलते थे नाम, बेंट, क्या बोलते थे, बेंट। वो तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये 180 से तो कम ही होने वाला है ना, क्योंकि रेगुलरली टेट्राहेड्रन का 109 होता है, ये तो और कम हो गया। ठीक है, इसीलिए आपका ये जो I3 माइनस है इसका कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा I3 प्लस से, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, थर्ड वाला। ये दोनों कैसे आए इक्वल, ये दोनों कैसे आए इक्वल, ये आपका सही था, समझे। चलो नेक्स्ट निकालिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलो PCl5 बताओ जरा,
सबके तुम हाइब्रिडाइजेशन भी बताओगे मुझे और सबके बीच का बॉन्ड एंगल भी बताओगे। बोलो भाई जल्दी से। PCl5 फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। तो 5 के केस में हमने क्या देखा था? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, पढ़ा था क्या? क्या बोलते थे इसको? क्या नाम है इसका ज्योमेट्री का? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था? 120 डिग्री। जब भी बॉन्ड एंगल निकाला जाता है तो जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं उनको देखकर ही निकाला जाएगा बाकी के केस में, ठीक है? ये जो एक्सियल वाले हैं इनको देखकर नहीं निकाला जाएगा जब हम कंपेयर कर रहे होंगे। आओ SF6 ये हमें अच्छे से पता है, ये सारे ही जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है? ये सारे कैसे होते हैं? आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे? ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल। और हाइब्रिडेशन हमारा क्या था? sp3d2, यही था ना? XCF2 का बताओ, तुम बताओगे XCF2, मैं नहीं बताऊंगी। BF3 का बता देती हूँ। कितना एंगल बना सकता है ये? 120 डिग्री। हाइब्रिडेशन इज sp2, नाम ट्राइगोनल प्लेनर। ये बताओ XCF2 कितने लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर रहेंगे इसके अंदर? XCF2 में Xe xenon, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन 8 में से 2 चले गए, 6 बचे। 6 मिलके कितने लोन पेयर बना सकते हैं? 3 हो गया भाई, टोटल 5। सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। मैंने आपको बताया था जब ऐसी कंडीशन हो 3 लोन पेयर आएंगे तो तीनों के तीनों ही आपके जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगा देना, बाकी का बचा हुआ इधर आ जाएगा। तो बताओ इसमें कितना बॉन्ड एंगल होगा? अब यहाँ तो लोन पेयर है, लोन पेयर में तो बॉन्ड एंगल देखोगे नहीं, इन दोनों के बीच में कितना होगा? 180 डिग्री। अभी तो खत्म हो गया ना, जब बचा ही नहीं तो फिर तो इसमें देखना ही पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका निकल कर आया? XeF2 का। समझ में आई बात? आ जाओ इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो फिर से तुम्हारा वैसे क्वेश्चन आ गया एक। यहाँ पर आप दोनों ही सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ क्लोरीन अटैच है। सो अकॉर्डिंग टू BSc पेयर तो चीजें अब खत्म हो गई क्योंकि दोनों ने ही बैंड स्ट्रक्चर बना रखे हैं, है ना? बात करेंगे अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले केस में। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन जो सराउंडिंग एटम है, एक में हाइड्रोजन है और दूसरे में क्लोरीन है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? क्लोरीन की। किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की ज्यादा है ना हाइड्रोजन से? क्या हाइड्रोजन की ज्यादा है क्लोरीन से? जल्दी से बताओ किसकी ज्यादा है, क्लोरीन या हाइड्रोजन? लिखवाया तो मैंने आपको, सारी टेबल लिखवाई थी पूरी। लिखवाई थी सर। किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है ना? उस हिसाब से अगर आप देखो तो ये जो बॉन्ड एंगल है, क्या पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था कि जो बॉन्ड एंगल है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम।
कि सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सेंट्रल एटम से, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, दोनों में सेंट्रल एटम की ही ज़्यादा है, पर यहाँ पर सराउंडिंग एटम की ज़्यादा है इस हाइड्रोजन से। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। ये जो क्लोरीन है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रखेगा? बिल्कुल यहाँ रखेगा। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ रखेगा। अब बताओ किसका ज़्यादा होगा? तो भी तो मैं आपको बता देती हूँ, OCl2 जो है वो उसका ज़्यादा होगा। उसका रीज़न है, उसका जो रीज़न है इसको बोला जाता है स्टेरिक ग्राउंडिंग। क्या बोला जाता है? स्टेरिक ग्राउंडिंग। स्टेरिक ग्राउंडिंग का मतलब होता है जब कोई बड़ा एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आएगा, दो बड़े बड़े से एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ गए ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन उसको झेल नहीं पाएगा। ऑक्सीजन बोलेगा इनको दूर करो मुझसे, इसीलिए वहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होगी। वैसे आप ये स्टेरिक वाला पार्ट तो फिर भी पढ़ोगे। एक और इसका रीज़न है बैक बॉन्डिंग, जो कि आप 12th क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि 12th क्लास में दिया जाता है। यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोला जाता है। एक तरीके से देखो, मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है आपका ऑक्सीजन ही, उसमें आपने दो टेनिस की बॉल लगा दी, छोटी छोटी सी बॉल है, वो उसका तो भाई झेल लेगा, भाई तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए हो मेरे पास, ठीक है मैं देख लूंगा। अब तुमने टेनिस बॉल को हटा के फुटबॉल लगा दी, दोनों बेचारा छोटू सा ऑक्सीजन, इतनी बड़ी तुमने फुटबॉल यहाँ से अटैच कर दी, एक फुटबॉल तुमने यहाँ से अटैच कर दी। अब दोनों बड़े बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप हैं, तो वो क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे, और रिपल्शन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? उनको दूर दूर कर देंगे। इसीलिए जो बॉन्ड एंगल है OCl2 का ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर OCH3 लगा दिया जाता है तो आपका CH3 भी जो क्या है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि CH3 भी कैसे है? बड़ा ग्रुप है। CH3 को बोला जाता है डाई मिथाइल ईथर। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे अभी, OCH3 CH3। यहाँ पर भी ये दोनों कैसे हैं? बल्कि ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं। बल्कि का मतलब होता है बड़े, तो वो क्या क्रिएट करते हैं? वो स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब जो इनका बॉन्ड एंगल है वो कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इन तीनों के बीच का आपको बॉन्ड एंगल बताना है, किसका ज़्यादा होगा, ऑर्डर निकालना है। X C डबल बॉन्ड O। सो C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ H है, सेकेंड में एक तरफ H है एक तरफ F है, थर्ड कंडीशन में दोनों तरफ क्या है? फ्लोरीन फ्लोरीन है। तो बताइए जरा इन तीनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा? वही सेम क्वेश्चन है, आप क्या देखोगे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या देखोगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि CH में, ठीक है ना, HCH, ये तीनों। यहाँ पर आप देखोगे HCF के बीच में, और यहाँ आप देखोगे FCF के बीच में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन जो है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। वहीं अगर इसके केस की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन ये रखा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रखा, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ गए, क्या होगा? रिपल्शन क्रिएट होगा। रिपल्शन क्रिएट होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। इसीलिए आपका ये सीक्वेंस आएगा बॉन्ड एंगल का, X इज ग्रेटर देन Y एंड Y इज ग्रेटर देन
Z, ठीक है। तो रीजन क्या आएगा? रिपल्शन। नेक्स्ट बताओ, अब देखो यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है। आपसे एक तो पूछा गया है इनके बीच का, और एक आपसे पूछा गया है यहाँ पर, मतलब एक ऐसी कंडीशन है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, इसको हमने x बोला है। एक आपसे पूछा गया है CH3 C CH3, ठीक है। एक आपसे ये एंगल पूछा गया है। तो देखो, अगर रिपल्शन की बात की जाए तो जो सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है वो कम होता है डबल बॉन्ड के रिपल्शन से, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि यहाँ पर आपको दो दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, और एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से मिल रहा है, मतलब कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। इस केस की बात करें तो एक और एक आपको दो ही मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो x है वो y से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका रीजन क्या होता है कि द डबल बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन द सिंगल बॉन्ड रिपल्शन, कि जो डबल बॉन्ड के बीच का जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड के रिपल्शन से। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। BF3 BCl3 BBr3 और BI3, बताइए जरा इन चारों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है उसका ऑर्डर बताना है आपको। चारों ही कैसे हैं आपके? ट्रायंगुलर प्लानर। चारों ही कैसे हैं? ट्रायंगुलर प्लानर है, चारों ही आपके आइडेंटिकल है, मतलब कि चारों ही आपके बराबर होंगे 120 डिग्री। कुछ भी इसमें अलग से नहीं आ रहा है, ना तो कोई लोन पेयर आ रहा है, ना ही कोई डिफरेंट एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है। कैसे हैं? आइडेंटिकल है। अच्छा इसमें बताओ, HF HCl HBr और HI, गलत जवाब। सेम नहीं होंगे। क्यों? बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड, मतलब कि वहां पर कम से कम दो बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ तो देखा जाए एक ही बॉन्ड है, कैसा होना चाहिए? दो बॉन्ड होने चाहिए कम से कम। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे, आपको दो बॉन्ड दिखाई दे रहे थे ना, BeCl2 के केस में हमने देखा था दो बॉन्ड दिखाई दे रहे थे, उनके बीच में बॉन्ड एंगल निकाला जाता है। एक सिंगल के बीच में बॉन्ड एंगल कभी भी नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल के लिए क्या होना चाहिए था? एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, इसलिए इनका बॉन्ड एंगल कुछ नहीं आएगा, कांट बी प्रोडक्ट। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आए तो आप वहां पर ध्यान रखें कि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड इन्होंने बना रखे हैं, दो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल निकलता है, ठीक है। नोट डाउन कर लो आराम से। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक डायपोल मोमेंट। यहाँ का हटा दूं? बात कर रहे हैं अब हम डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट इसका सिंबल होता है म्यू। डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्शन को शो करती है। कैसे शो करती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव में शो करते थे पॉजिटिव से नेगेटिव, उसी तरीके से ये भी आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, डायपोल मोमेंट का। यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, या ऐसा बोल सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो देखो, जो डायपोल मोमेंट हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। पोलैरिटी के बारे में बताया जाता है, पोलर और नॉन पोलर के बारे में बताया जाता है। तो जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, तो जो डायपोल मोमेंट है वो ये बोलता है कि कोई भी जो बॉन्ड है वो 100% कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ जो पॉइंट है वो आयोनिक बॉन्ड का भी होता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी बॉन्ड 100% कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, ना ही आयोनिक बॉन्ड होगा। उनके अंदर थोड़े थोड़े से जो कैरेक्टर है वो एक दूसरे के पाए जाएंगे। आयोनिक है तो उसके अंदर कुछ कोवेलेंट के भी कैरेक्टर्स होंगे, जो कोवेलेंट है उसके अंदर कुछ आयोनिक के कैरेक्टर्स होंगे। तो उसको निकालने के लिए हम डायपोल मोमेंट को पढ़ते हैं। डायपोल मोमेंट एक कैसी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये एक
डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है इसका मतलब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट है वो आपके वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट है वो होती है डिवाई। क्या है यूनिट? डिवाई। ठीक है, तो जरा हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है वो दो चीजें शो करेगा। पहली चीज तो शो करेगा कि या तो वो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो या फिर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो। पहली कंडीशन आएगी आपकी डायटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब दो एटम से जो बने होंगे, और एक आपका आएगा पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक के केस में जो है वो हम दो चीजें देखेंगे। पहला आप देखोगे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरा देखोगे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होगा आपका हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर के केस में हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों एटम में वो कैसा रहता है? जीरो रहता है। मतलब अगर बात की जाए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के एटम के बीच में कैसी है? जीरो। मतलब दोनों कैसे हैं? सेम ही है, तो क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो उस कंडीशन को बोला जाता है नॉन पोलर। क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर। और हेट्रोन्यूक्लियर के केस में क्या होगी? अब अलग अलग एटम है, इसका मतलब उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जीरो के इक्वल तो नहीं आएगी। पूरे डायपोल मोमेंट में हम यही बात करेंगे कि या तो जीरो होगी या फिर जीरो नहीं होगी। ठीक है, वहां पे वैल्यूज नहीं निकालेंगे हम, सिर्फ हमें ये देखना होता है कि वो जीरो है या फिर नहीं है। ठीक, तो अगर आपके नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर। ये तो केस हुआ हमारा किसका? डायटोमिक मॉलिक्यूल का। डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी, पहला होमोन्यूक्लियर, दूसरा हेट्रोन्यूक्लियर। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? O2, F2, N2, H2, Cl2। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल को शो करेंगे। यहाँ अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूं तो क्या होगा? HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे किसके? डायटोमिक मॉलिक्यूल के। अब हम बात करते हैं पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। तो पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल के केस में जो है डायपोल मोमेंट आपका निकाला जाएगा। तो पहली कंडीशन तो जो होगी नेट डायपोल मोमेंट है वो या तो जीरो आएगा या फिर जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं आएगा। डायरेक्ट कंडीशन इसके केस में दे रखी है। तो इस केस में जहां पर जीरो आता है उसको बोला जाएगा नॉन पोलर, जहां पर जीरो नहीं आएगा वो पोलर है, और जहां पर जीरो आ रहा है वो आपका कैसी कंडीशन को शो करेगा? नॉन पोलर। ये वाली बात आपकी यहाँ से सेम ही रहेगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे बहुत सारे, उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है या फिर नहीं है। तो पोलर का मतलब आप समझ गए। पोलर का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर कोई पोलर कंपाउंड बना रहा है और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे कि अगर हम इन सब की ही बात कर लें, इन सब ने क्या बना रखा है? कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो इन कोवलेंट बॉन्ड के बीच में कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। ये चीज आपको बताती है पोलर। और नॉन पोलर क्या बताती है? कि नहीं होगा प्रेजेंट। ठीक है ना, आओ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं बात करूं BeCl2 की, तो देखो बेरिलियम और क्लोरीन के केस में अगर मैं देखूंगी वही हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इसीलिए मैंने बोला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम बहुत जगह यूज करेंगे। तो बेरिलियम और क्लोरीन के केस में अगर मैं देखूंगी तो भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? ज्यादा है। इसका मतलब मेरा जो एरो है वो कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा और यहाँ पर भी कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं हमारे डायपोल मूवमेंट्स, तो वहां पर जो वैल्यू है वो क्या आती है? जीरो।
यहाँ हमारे जो म्यू की वैल्यू है वो कैसी है, 0 है। ये कैसा है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर BF3 की बात की जाए तो बोरोन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की। मतलब अब कैसा बनेगा, इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा अब सिंबल। तो देखो तीनों ही जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तीनों ही जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो म्यू की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0, यानी कि आपका जो कंपाउंड है वो कैसा है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है। लोन पेयर के केस की बात करते हैं, ये नोट डाउन कर लो पहले आप। तो नई नई चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, मजा आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो, बताओ। अच्छा, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अभी जो डाइपोल मूवमेंट समझाया वो समझ में आया कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। क्योंकि तीनों ही कैसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी तरीके से चारों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो भी 0 आएगा, पांचों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। केस पढ़ते हैं लोन पेयर का केस, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल SO2, अरे भाई अच्छे से बन जा। अब लोन पेयर जो है वो किस डायरेक्शन को शो करता है ये आपको बताना है। तो लोन पेयर के केस में हम दो केस पढ़ते हैं, एक है आपका केस 1, एक है केस 2। जो केस 1 है वो आपका बताता है प्रेजेंट इन द प्योर ऑर्बिटल। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्योर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। प्योर ऑर्बिटल पता है ना कौन कौन से होते हैं, बताए थे मैंने आपको, बताओ जरा। और केस 2 का हम केस लेंगे प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, कि आपका जो लोन पेयर है वो प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। प्योर मतलब कि S हो गया, P हो गया, D हो गया, ये सारे कैसे प्योर है। और हाइब्रिड SP, SP2, SP3, ये सारी चीजें हमने बात करी थी। तो देखो अगर इस प्योर ऑर्बिटल की बात करूं तो अगर मैं S की बात करती हूँ, S ऑर्बिटल की, तो मुझे पता है कुछ इस टाइप का शेप था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे में प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब अगर मैं डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखूं तो वो चारों तरफ चल रहा होगा। डाइपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका मतलब कैसा चल रहा होगा, चारों तरफ चल रहा होगा। जब चारों तरफ चलेगा तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि जो म्यू की वैल्यू है वो क्या आएगी, 0। क्या आएगी, 0 आएगी। इस तरीके से अगर P का स्ट्रक्चर मैं देखूं तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ये जो एरो है वो तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। डायरेक्शन जो है वो डाइपोल मूवमेंट की या तो ऊपर जा रही होगी या फिर नीचे जा रही होगी, तो दोनों ही केस में क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करूं तो हमने देखा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एक लोब बड़ा होता है, दूसरा लोब छोटा होता है। तो बड़े लोब में भाई इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा होगा, छोटे लोब्स में तो बहुत कम होगा। इसका मतलब अब जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लेंगे वहां पर जो लोन पेयर है उसका सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और अभी आपके सिलेबस में 11th क्लास के अंदर हम सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ही केस लेते हैं, प्योर ऑर्बिटल का केस नहीं लेते हैं। अगर कहीं पर आता है कोई क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली थ्योरेटिकल तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि वहां पर जो डाइपोल मूवमेंट है प्योर ऑर्बिटल के केस में वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0 आएगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में 0 नहीं आएगा, किस तरह आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। मतलब लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। चलो हम बात कर रहे थे SO2 की, तो अब जरा देखो सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन।
यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और ये कैसा जा रहा है ऊपर। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वहां पर एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो किसी भी डायपोल मूवमेंट को काट नहीं सकता। क्या बोला मैंने कि अगर एक लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट है तो वो किसी भी जो बॉन्ड बना रहे हैं उनके डायपोल मूवमेंट को काट नहीं सकता। तो जब ये काट नहीं सकता तो दो यहाँ जा रहे हैं और एक यहाँ जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो डायपोल मूवमेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब जो SO2 कंपाउंड है वो क्या शो करेगा, पोलैरिटी को शो करेगा। क्या शो करेगा, पोलैरिटी। आओ CCl4 देखते हैं। यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी। तो बताओ अब जरा ये कैसा कंपाउंड होगा, पोलर या नॉन पोलर। फिर हम बात कैसा होगा, यहाँ पर ये म्यू की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 0, इसलिए कैसा रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। बहुत बढ़िया। अमोनिया का केस देखते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ H। बताओ जरा पोलर या नॉन पोलर। बताओ जरा अमोनिया के केस में। भाई एक लोन पेयर तो आ रहा है, वो वैसे भी किसी को कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो जब किसी को कैंसिल आउट करेगा ही नहीं वो, तो वहां पर म्यू की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कैसा होगा, वो पोलर होगा। कैसा होगा, पोलर। वाटर के केस में देखते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ज्यादा है। लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहती है, ऊपर की तरफ। ये तो भाई और जबरदस्त हो गया। देख रहे हो तुम, सारे ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सारे ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि म्यू की वैल्यू जो है वो तो भाई 0 आने से रही। और बहुत अच्छा पोलर कंपाउंड ये रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पोलर कंपाउंड रहेगा, क्योंकि सारे ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो चारों के केस में कैसा है, ऊपर की तरफ है ना। ये देखो सब ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जो वाटर है वो तो भाई बहुत तगड़ा आपका पोलर कंपाउंड देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, बहुत पढ़ोगे इस वाटर के बारे में कि वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। तो उस पोलर सॉल्वेंट का मतलब ये है। ठीक है, PCl5 का बताओ और SF6 का बताओ। PCl5 क्या होगा, नॉन पोलर होगा, सही है। सब कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगी। तो क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, SF4 बताओ। SF4 के केस में क्या होगा, कैसे बनता था स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और यहाँ आपका प्रेजेंट है लोन पेयर। बताइए क्या होगा, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, कैंसिल आउट कर ही नहीं पाएगा, इसका मतलब पोलर। ठीक है, ClF3 का स्ट्रक्चर देखिए, याद होगा ClF3 का स्ट्रक्चर, याद है क्या, दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ इधर। अब बताओ, अरे भाई लोन पेयर किसी को काटता ही नहीं है, तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, पोलर आएगा। ठीक है, F4। ये बताओ ये क्या होगा, ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा। ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन है। अरे देखो,
केस में क्या होगा? तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा 3 ऊपर जा रहे हो और 3 नीचे जा रहे हैं? दिख रहा है ना? 3 ऊपर जा रहे हैं और 3 नीचे जा रहे हैं, तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इस केस के अंदर ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। ठीक है, जब आपके दोनों अपोजिट पोजीशन में लोन पेयर अगर प्रेजेंट हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका डायपोल मूवमेंट। कल हम प्लेनर और नॉन प्लेनर की और बात करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, इनको आप नोट डाउन कर लो और इनको आपको करके लेके आना है। ठीक है।